नमस्कार, बाक बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसन्न। वो यंग हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो चीज़ों को समझती हैं, उन्होंने संघर्ष किया है। और सच बताऊं, हमारे झारखंड को इन जैसे लीडर्स की ज़रूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद से। अम्बा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाक बेबाक में। अम्बा जी, जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बार बार ये कहा जाता है कि महिला ऊपर आनी चाहिए, यंग लोग आने चाहिए राजनीति में। लेकिन जब हम झारखंड के में प्रतिनिधित्व देने की बात हो जब सरकार में, या फिर ऐसा लगता है कि फिर वही बैठे पुराने लोग, वही सोच, कुछ फ्रेश माइंड आ ही नहीं पा रहा है। और आप लोग कांग्रेस में 5-5 महिला विधायक हैं, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ये आपको क्या लगता है, ये क्यों होता होगा? देखिए, हमें लगता है कि मिलना चाहिए थोड़ी, क्योंकि सब न्यू कमर्स थे तो उस टाइम ये बात हुई थी कि अभी 1 साल के बाद लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो जस्टिफाइड था। तो अब समझते हैं पार्टी भी इस लाइन पे सोच रही है और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि पार्टी महिलाओं को सम्मान देती है और महिला आरक्षण की बात करती है। तो हमने सुना है कि बातें भी हो रही है महिलाओं को आरक्षण के तहत उनको रिप्रेजेंटेशन देने का। एक और बात, जब महिलाओं की बात आती है तो प्रियंका गांधी भी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और कांग्रेस की ये सोच भी रही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे। 33% महिला आरक्षण की बात होती है। झारखंड कांग्रेस में जब मैं महिलाओं की हालत देखता हूँ तो मुझे कोई आशा नज़र नहीं आती। न सरकार में हैं, संगठन में भी 1-2 हैं, पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखती। पर्सनल कैपेसिटी पे अगर कोई कुछ कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ दे पा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है और जितनी भी महिलाएं हैं सब यंग है, बोल्ड है, सब एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है। और बिल्कुल प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसमें मैं किसी को भी मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे कोई पोजीशन दे दो, लेकिन एक हमारे पास कम से कम एक प्रतिनिधित्व महिला कोटे से होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का काफ़ी स्ट्रगल रहता है। महिला अपने कई सारे सपने को मार के कहीं पे पहुंचती है, कई महिलाएं नहीं पहुंच पाती है। कई महिलाएं, सबकी अपनी कहानी होती है, जो अगर सक्सेसफुल होती हैं तो काफ़ी सैक्रिफाइसेस, काफ़ी संघर्ष के बाद। मेरा तो संघर्ष अलग है, आप तो जानते हैं। और हम यही मेरा सवाल यही कहना था चाहते हैं कि महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। केपेबल है, हर जगह पे अपना साबित कर रही है। जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो चीज़ करके दिखा रही है, बेहतर कर रही है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए, कई सारी महिलाएं जो घर में बैठी हुई है उनको प्रेरित करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी महिलाओं को उस जगह पे एक प्रतिनिधित्व, या फिर जो भी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो फेयर हो, जो जस्टिफाइबल हो, वो करना चाहिए। यही मैं पूछ रहा था। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी, अपने संघर्ष की बात। कहाँ आप लॉक कर रही थी ये जो परिवार में जो कुछ हुआ, उसके बाद जब आप विधायक बनी तो आपने बताया कि मैं आपको जानता हूँ, और सही बात है, बहुत हद तक जानता भी हूँ। लेकिन कई लोग जजमेंटल हो जाते हैं लेकिन कि नई लड़की है, मैं जो चाहूँ वो करे वो, या फिर इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। इस तरह के हर्डल्स आया आपके? देखिए, बीइंग अ वुमेन, पहले तो महिला कुछ भी कर लेगी। अगर आईएएस भी बन जाएगी, देन आल्सो शी हैज़ टू प्रूव दैट जॉब, शी हैज़ टू अर्न दैट जॉब। क्योंकि लोग डाउट के साथ देखते हैं कि आप देखिएगा, जो मुखिया होती है तो मुखिया पति को ढूंढते हैं, अक्सर जज करने ग्रामीणों को देखते ही। हैं कि महिला तो है, केपेबल है, कर सकती है, लेकिन उनको फिर भी घर पे लगा दिया जाता है। तो महिलाओं को लेके एक समाज के लोग, जैसे सारे के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन लोग डाउटफुल रहते हैं। मैं पर्सनली फील कर रही हूँ कि बेटी है तो पता नहीं संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी। और ये कई लोग सोचते विधायक बन गई तो ऐसे पता नहीं क्या बन गई। लेकिन ये लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से ही होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको आप
इतने बड़े क्षेत्र को, जहाँ पे एक मुखिया अपने पंचायत पे परेशान रहते हैं, वहाँ पे हम अपने पूरे विधानसभा पे एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड, और आप कई सारे ऐसे चुनौतियों का सामना करते हैं। लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है, आपको फ़ोन भी सारा उठाना है जो कि मतलब नॉन स्टॉप आती रहती है। बिल्कुल। और क्योंकि हमारा एज और बीइंग अ वुमन, तो एवरीबडी कॉल्स, जिसको मुखिया से भी काम हो जाएगा वो बोलता है हम विधायक से काम करवा लेंगे। तो है, लेकिन बहुत जल्दी लोगों के जजमेंटल हो जाता है, expectations, उनको लगता है कि मेरे हिसाब से काम करेगी। और हम कोशिश करते रहते हैं कि सुबह से रात तक जो भी हमारे पास एक एक सेकंड है वो सारा डिवोटेड रहता है पब्लिक पे। हमारा दूसरा कोई काम नहीं होता, अपने लिए कोई काम नहीं होता। तो पूजा भी करना शॉर्ट हो गया है और एक्सरसाइजेस भी छूट जाते हैं, मैक्सिमम नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि करना चाहिए, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल होता है, और आई थिंक दैट वो होना चाहिए। एक स्ट्रगल और है आपका फैमिली पर्सनल लाइफ के अलावा भी, वो स्ट्रगल है आप सोसाइटी को लेकर कर रही हैं, और ओबीसी का जो मुद्दा है वो हर किसी को पता है कि झारखंड में 54 से 55% ओबीसी हैं। लेकिन यहाँ भी जब देखा जाता है पॉलिटिकली या सोशली तो वो फाइनेंशियली अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली उन्हें वो उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। आप लगातार आवाज़ उठा रही हैं आरक्षण बढ़ाना चाहिए, जो 55% आबादी को 14% आरक्षण तो नहीं हो सकता। देखिए, सबसे ज़्यादा अन्याय अगर ओबीसी के साथ हुआ है तो इस राज्य में हुआ है, और नॉट ओनली बिकॉज आई एम, मैं ओबीसी फैमिली से हूँ या फिर मैं ओबीसी को रिप्रेजेंट करती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं। अगर मैं कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की रहती तो भी ये एक जनप्रतिनिधि होने के तौर पे हम हर समुदाय के लोग के साथ खड़े रहते हैं, उनके न्याय के साथ खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि हर धर्म, हर जाति के लोगों को खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक न्याय है। ये एक संस्कृति है हमारे संविधान की, जिसे हमें बचाना है। और वहाँ पे लिखा हुआ है जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आगे लाने का काम करना है। होना चाहिए। और अब देखिए कि पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट में 27% से कम कहीं नहीं है, और ये झारखंड में मात्र 14%। अभी बड़े पैमाने पे जब भी जॉब निकलता है तो पीछे छूट जाते हैं उस तरह के लोग। आप गांव जाइए तो गांव में आपको दिखेंगे कि कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं है, लोगों के पास संसाधन नहीं है, और वैसे लोगों को हम आगे कब बढ़ा पाएंगे। हम वीकर सेक्शन को भी हम 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मतलब उनको भी लेके चले। इसमें एक ट्रिक है कि कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो आपकी राजनीतिक ताकत जानते हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल रिजर्वेशन बढ़ा भी नहीं रहा है, और इसके पीछे की राजनीति आप भी समझ रही होगी कि यहाँ जिस तरह की राजनीति चली कि यही इसी तरह का एक खास समुदाय का लोग सीएम बन सकेगा। दूसरा, तो आपको लगता है कि अगर जैसे जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता रहेगा तो फिर डिमांड भी बढ़ती रहेगी, नेतृत्व की भी डिमांड बढ़ेगी, ये सब, तो इसीलिए वो विरोध नहीं करेंगे लेकिन देंगे भी नहीं, ऐसा है क्या? देखिए, एक सेक्शन को आप छोड़ देंगे और एक सेक्शन को आप बस उनको ही मानेंगे। सारे सेक्शन मतलब सबको साथ में लेके चलना चाहिए। सब लोग हम लोग को समर्थन देते हैं, अपना यहाँ के मूलवासी है, ओबीसी मूलवासी है यहाँ के, तो मूलवासी के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये आज से नहीं 25 साल से हो रहा है। तो इसीलिए हमने 4-4 जिलों में अलग अलग से महासम्मेलन कराया, लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों को पिछड़ा आयोग हुआ करता था, उसका क्या हाल है? देखिए, पिछड़ा आयोग ने तो अनुशंसा कर दिया है कि आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 50 तमिलनाडु के तर्ज पे स्टडी भी किया, 52% से ज़्यादा यहाँ पे ओबीसी का अनुमान लगाया गया था उस टाइम। अभी तो खैर तो बढ़ते जाता है। और मेरा मानना है कि हमने तो कास्ट सेंसस का भी बात किया, जब भी विधानसभा सत्र चला तो हमने ओबीसी का इस बार भी डिमांड करा कि इसको जल्दी कराया जाए, क्योंकि अभी बहुत नगर निकाय चुनाव भी आने वाला है। अभी ये बहुत बड़ी, हमको लगता है 35,000 वैकेंसीज अभी भरने वाले हैं। तो ये जो बड़े पैमाने पे जो वैकेंसीज पे जॉब रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो उससे सब पीछे छूट जाएंगे, और फिर ये हम मानते हैं कि फिर एक सेक्शन के साथ आपको लगता है कि इसका एक कारण ये भी है कि जो यहाँ ओबीसी है वो कई जातियों में बटी हुई है और आपस में यूनिटी नहीं है, कोई एक मंच पे आ नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई अम्बा प्रसाद अपनी तरफ से आवाज़ उठा रही है,
कोई खीरू महतो कभी आवाज़ उठाया करते थे, कभी कोई लोकनाथ महतो थे, रघुवर दास जी ने भी कुछ ट्राई किया है। तो हम काम लेकिन करते रहेंगे और जी, एक साथ कैसे लाएंगे सबको, और जब पॉलिटिकल लाइन पे खास करके जब पार्टी में बटे हुए तब? देखिए, इस पे शांत रहना ये हम कभी नहीं कर सकते हैं, और हम ओबीसी के लोगों को एकजुट करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, उनके साथ जुड़ के काम करेंगे। और मुझे किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई? पूरा विश्वास है। किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई? सुदेश महतो, रघुवर दास, ये सब तो ओबीसी के नेता। देखिए, एक मंच पे तो हम लोग आए हैं, और मंच में हम मंच के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि देखिए, हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में सब आके सारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आते हैं, भाषण देते हैं, सब आते हैं, सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। आप अपना कीमती समय देते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं आरक्षण के बारे में बात करते हैं? और सब सारे लोग सहमत थे, सब लोग बोले कि हम लोग को आरक्षण चाहिए, हम लोग तो सालों से भटके हुए हैं और इग्नोर्ड है, हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है, और इनका डिमांड है। हम जब भी इस तरह के बैठक में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि ओबीसी आरक्षण में हमको एकजुट होना है, और लोगों को विश्वास है कि हमारी सरकार करेगी, हमें भी विश्वास है, और हम तो इस लड़ाई को अगर लड़ाई की तरह करना होगा तो लड़ाई की तरह करेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि ये हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों को जगाने का भी काम करेंगे, और इसमें हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। एक और मुद्दा है, चूँकि आप उस पार्टी में हैं जिसकी सरकार है, और यहाँ कई तरह के आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप एक लगाती है भाजपा, हमेशा लगाती रही है, और ऐसा लग रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में काम नहीं हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी परेशान हैं इस तरह की चीज़ों से, ब्लॉक से लेकर थाना। आप अगर सरकार का इम्प्रेशन क्या है वो थाना में आम लोग डिसाइड करते हैं। अगर थाना ठीक नहीं होगा तो फिर सरकार का इम्प्रेशन कभी ठीक नहीं होगा, ब्लॉक ठीक नहीं होगा तो सरकार का इम्प्रेशन कभी ठीक नहीं होगा। और आज तक हम लोग इस चीज़ को टाइट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोग भी सामने नहीं आते, लोगों की भी गलती है, पैसा देते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, बाद में मतलब इन जनरल बोलेंगे कि वीडियो तो बहुत पैसा लेता है, लेकिन बोलेंगे किससे लेता है, कितना लेता है, कौन दिया, कंप्लेन करने बोलिए तो इन सब चीज़ों में पीछे रहेंगे। और कई सारा कंप्लेन हमने भी दिया है, दिलवाया है, जो लोग बोल रहे हैं कार्रवाई हुई है, लेकिन हमें देखिए, पहले के टाइम में जो एक माहौल रहता था, लोग थोड़ा इंसानियत रहता था, गरीबों को देख के बोलते थे गरीब है बेचारा, सहानुभूति हाँ। रहती थी। लेकिन आजकल वो भी सहानुभूति नहीं है। कई जनप्रतिनिधि होते हैं जो लोकल स्तर पे होते हैं, कभी देखते हैं आवास के नाम पे इतना इतना पैसा का शिकायत आता है। तो भ्रष्टाचार तो बहुत देखने को मिला है जब से मैं राजनीति में आई हूँ, और उससे पहले भी शिकायतें आती थी। तो इन सब चीज़ों को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब एक मॉनिटरिंग कमेटी रहे और इस पे जल्दी काम हो। जैसे एक आदमी भी कॉन्फिडेंट तब रहे कि मेरा कार्रवाई होगा। अगर हम कहीं कंप्लेन कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रहा है तो ऐसे से लोग फिर डर जाएंगे, अपने आप बैठे रहेंगे कि नहीं 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 हम लोग को के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो इन सब प्रक्रिया में तेज़ी लाने की ज़रूरत है ताकि कार्रवाई जल्दी हो। और ये ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, ये वर्षों से होते जा रहा है, और ये अब लोग थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस्ड हो गए इन सब चीज़ों में, अब खुल के करने लगे। एक ईमानदार व्यक्ति को शर्म आता है बोलने में कि हम बिना पैसा लिए हम उसका काम कर दिए। तो मतलब बहुत कॉमन होते जा रहा है, और इन सब चीज़ों पे बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। और देखिए, बाकी तो मैं जानती हूँ बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर भी हैं, उन सब लोगों को बहुत मौका मिलना चाहिए जो किसी कोने पे बैठे हुए हैं, किसी छोटे ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो विस्थापन झारखंड की समस्या रही है, और ऐसा नहीं है कि जो लोग विस्थापितों के लिए लड़ रहे हैं वो एंटी डेवलपमेंट ही हों या विकास विरोधी भी हों। एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ है यंग एंड डायनेमिक कांग्रेस लीडर अंबा प्रसाद। अंबा जी, जब हम बात कर रहे हैं
विस्थापन की, ओबीसी आरक्षण की, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, ये तो हो गई। एक और मुद्दा है कांग्रेस का, और वो कांग्रेस का मुद्दा ये है कि आरोप लगते रहे हैं कि परिवारवाद के अलावा ये पार्टी कुछ नहीं करती। देश भर में भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि नेहरू जी को अलग करके आज़ादी के आंदोलन या लड़ाई की एक नई कहानी लिखी जाए। जब आप एज ए यंग माइंड ये देखती हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है कि आप नैरेटिव में पीछे रह गए, या फिर जो परिवारवाद का आरोप जो लग रहा है आप अच्छे से काउंटर नहीं कर पा रही आपकी पार्टी? देखिए, आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का पूरा सहयोग रहा, और उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस सेंटर में राज की है, सेंटर में बनी रही है, क्योंकि लोगों का विश्वास कांग्रेस पे था। अब नई चीज़ें, क्योंकि लोग नया नया चीज़ अगर दिखता है तो उधर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि आप घर पे रहेंगे तो आपको लगेगा चलो थोड़ा बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। उसके बाद फिर आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हो गया, घर का खाना से ही सेहत होगा। तो देखिए, सबके दिल में कांग्रेस ही है। कांग्रेस की विचारधारा कोई एग्रेसिव होके किसी को डैमेज करना नहीं है, बल्कि सबको लेके चलना है। वो मुद्दों पे बात करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी आपको भटकाने का काम नहीं करेगी। उनकी आइडियोलॉजी क्लियर है कि डेवलपमेंट करना है, और जो मूलभूत सुविधा जो लोगों को है, जंगल है, ज़मीन है, ये सब बचाना है। और सिर्फ बातें नहीं करती, उन्होंने अपने टाइम में अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं, जैसे 2013 लागू करने का जो अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो हमारा कांग्रेस पार्टी का ही देन है। जो हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट का बात कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी का देन है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, IIM और इस तरह का जो एक विजन जो कांग्रेस रखती थी कि पूरा एजुकेशन हब को अच्छा करना, वो भी एक रिवॉल्यूशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। बहुत सारे चीज़ कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी देश को बनाए हैं। आज हम लोग इतने प्रोग्रेस किए हैं, हमें तो लगता है कि 2014 से हम तो और नीचे गिर गए हैं, हमारी देश और पीछे चली गई है, क्योंकि सिर्फ यही सब चीज़ हुआ है कि पुलवामा, तो इन सब चीज़ों को लेके वो अपना राष्ट्रवाद, और जबकि सबके दिल में देश के लिए प्यार है। आप अगर घर पे हैं तो आपको बताने का ज़रूरत नहीं है कि ये घर से प्यार करो, ये बोलो कि ये घर से हमको प्यार है। आपको बार बार बोलना पड़ेगा कि नहीं, हमको ये घर से प्यार है। तो हमारा देश है, हम देश पे रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम झारखंड से बाहर जाएंगे तो हम झारखंड के होंगे, अगर हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो हम इंडिया के को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ों में उलझा कर और बड़े जनसंख्या को मतलब गुमराह करके उनका वोट लेने का काम कर रही है, और उनका हमेशा गॉसिप यही रहता है, और सरकार तोड़ना, सरकार बनाना, हर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना। तो मुझे लगता है कि ये अगर लंबा चलता रहा तो फिर आगे आने वाले जनरेशन ऐसे ही भटके रह जाएंगे। हमारे युवा, हम कहते हैं युवा देश है ना, हमारा देश युवा देश है, लेकिन हमारे युवाओं को तो पूरा भटका दिया गया है। आज युवा वोट देने का जो एज होता है 18 साल, उस टाइम युवा इतने भटके हुए हैं कि सोशल मीडिया में बस यही सब देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, और ये देख रहे हैं कि देशभक्ति और ये सब उनको मतलब, और घर से भी उलझ जाते हैं। उनके पेरेंट्स उनको कंट्रोल करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। और जो कि आपने बिल्कुल सोशल मीडिया का ये किया, सोशल मीडिया पे वो जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे एक लव जिहाद का मुद्दा आता है कि फलाना एक खास कम्युनिटी के महिलाओं को टारगेट करता है, या फिर ये मुद्दा अभी झारखंड में चला उर्दू स्कूलों का मुद्दा, फिर ये चलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है झारखंड में, खास करके संथाल में। आप या आपकी पार्टी का स्टैंड इस पे है क्या? देखिए, जो गलत है, जो यहाँ के लोगों के हित में नहीं है, उसके साथ ये बांग्लादेशी घुसपैठियों वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी में रहे, बांग्लादेश में रहे, और जो यहाँ के है वो यहाँ पे रहे। हमारे जो लोग हैं, हम जो पहले से रहते आ रहे हैं, जो झारखंडी हैं, उनका ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है, और उनको कैसे हम लोग मतलब आर्थिक रूप से कैसे मजबूत करें और सामाजिक रूप से कैसे मजबूत करें, वो सब चीज़ों में सरकार। देखिए, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका ये इलाके हैं जो कि मुर्शिदाबाद, मालदा और बांग्लादेश से सटे हुए हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है, वहाँ गौ तस्करी का भी बहुत बड़ा इशू है, अवैध खनन का भी इशू है। आपको लगता है कि ये झारखंड की संस्कृति और यहाँ के जो तासीर है, उसके लिए बाहर के लोग खतरा है, और इसे हिंदू मुसलमान न देख के
सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए के रूप में देखना होगा, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो आते हैं तो इन्हीं के साथ रखे तो इन्हीं के ज़मीन पे कब्जा करेंगे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, इनके लिए जो कॉलोनी जो सुविधाएं मिलनी है उसी में से वो हिस्सा मांगेंगे। जी, जो इल्लीगल है वो इल्लीगल है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। कभी सरकार के अंदर इस बात की चर्चा हुई है कि झारखंड की कुछ डेमोग्राफी बदल रही है, या फिर कभी होता होगा कि लोहरदगा में कैसे हो गया, रांची नहीं, में इस कैसे? पे तो जांच के लिए बोला गया है पार्टी की तरफ से कि इस पे जांच किया जाए। एक और आरोप ये जो उर्दू स्कूलों वाला मुद्दा था, आपको लगता है कि उर्दू स्कूल पहले से थे या फिर सही में कुछ नाम बदले गए थे हाल के दिनों में? देखिए, उर्दू तो बहुत पुराना लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है वैसे उर्दू भी है, और ये कोई मुस्लिम का लैंग्वेज नहीं है। ये एक रॉयल लैंग्वेज है जो पहले के लोग, बहुत हमारे जैसे पुरखों पहले लोग इस वर्ड को बहुत अच्छे से यूज़ करते थे, अपने सब्जेक्ट्स में यूज़ करते थे। तो ठीक है, अपने अपनी पसंद है, लोग जो सब्जेक्ट से पढ़ना चाहें, जिस स्कूल में पढ़ना चाहें पढ़े, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड में इतना विवाद नहीं होना चाहिए। अगर लोगों का डिमांड है कि उनको ये लैंग्वेज पढ़ना है तो वो लैंग्वेज पढ़ने देना चाहिए, पर हमारा जो लैंग्वेज है वो सब तो यहाँ के लोगों का जो लैंग्वेज है उसको हमें अपना कल्चर बचा के भी रखना है, और बाकी सबके जो इच्छा है कि उनके जो कल्चरल लैंग्वेज है उनको वो अपने मतलब कल्चरली वो हमेशा मतलब वो उसको ख़त्म नहीं किया जाए, वो भी ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, चूँकि झारखंड से हैं तो झारखंड में कहा जा रहा है कि एक क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है। चूँकि जब हम लोग महाराष्ट्र में थे तो सुनते थे कि शिवसेना या फिर राज ठाकरे मराठी बनाम गैर मराठी करता है, कुछ उसी तरह का पैटर्न झारखंडी बनाम बाहरी या आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, ये नैरेटिव चलता रहता है बीच में। देखिए, ये सब डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट है, क्योंकि जो मूलवासी है वो मूलवासी है और उनका अधिकार है यहाँ पे झारखंड में। और इस तरह का वाद विवाद में हमने तो इस बार मांग भी किया है कि इतने आंदोलन हो रहे हैं, जो 1932 का मांग किया जा रहा है उसके अनुरूप जो नियोजन नीति है उसके अनुरूप बनाए, लोगों का मतलब सभी लोगों के साथ न्याय करते हुए, जो मूलवासी है, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके भावनाओं के अनुरूप। भाषा को लेकर भी है कि अभी जयराम महतो नाम एक शख्स है, वो भाषा को लेकर आंदोलन कर रहा है। जगन्नाथ महतो अपना बयान देते रहते हैं। देखिए, हिंदी तो सब लोग बोलते हैं, भाषा का विवाद कभी भी हुआ नहीं हमारे झारखंड की हिस्ट्री में। ये भाषा विवाद का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भाषा आपको सीखना है वो भाषा के लिए यहाँ पे कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है, और जो भाषा में आपको बोलना है, कोई यहाँ पे ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है कि आपको ये भाषा में बात नहीं करना है। और हिंदी मेन सब्जेक्ट है। नहीं, नौकरी देने के मुद्दे पे ये मगही भोजपुरी, पलामू के लोग कहते हैं कि हमारी तो भाषा है मगही भोजपुरी, लेकिन हमें छांट दिया। अच्छा। ये है, इसी वजह से ये था। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल सिर्फ आदिवासी भाषाओं को इंक्लूड किया, गैर आदिवासी भाषा जो कि है यहीं के लोग हैं उनको इंक्लूड नहीं किया। धनबाद वगैरह इलाके में एक अलग विवाद चल रहा था भाषा को लेकर, पलामू में अलग विवाद। सभी को रिस्पेक्ट देते हुए, क्योंकि आप अलग हैं, हम अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, हर 100 कानून तो लागू नहीं होगा, तो सभी को रिस्पेक्ट देते हुए हिंदी है जो सब बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, यहाँ के मूलवासी सब बोलते हैं, सब जानते हैं। और हिंदी हमारा नेशन वाइज, स्टेट वाइज सबसे ज़रूरी लैंग्वेज है। हम विधानसभा में भी हिंदी का उपयोग करते हैं, और हिंदी है कि सबसे कम्युनिकेशन काफ़ी आसान है। और इंग्लिश है कि वो एक लैंग्वेज है जो सब लोग अवेल करना चाहते हैं। तो ये सारे लैंग्वेज है, देखे इंग्लिश हमारा देश का भी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसको लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो आप जितना मतलब स्प्रेड कर सकते हैं आपको अपने आप को, उतना अच्छा है। आप अपने लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भी बोले, इंग्लिश भी बोले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगों के ऊपर है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर है, और मुझे लगता है कि सभी लोगों का जो भावना है, अगर उसको देखा जाए तो हिंदी मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हमें प्रोग्रेसिव बनना होगा, अपने आइडियाज़ को ज़्यादा ब्रॉड, जो कहते हैं कि एक व्यापक फलक पर देखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर अगर झारखंड के लोग आपस में तकरार करते रहेंगे, चाहे वो भाषा हो, क्षेत्र हो, जाति हो, तो फिर झारखंड का कैसे प्रोग्रेस होगा।
और इसलिए हम आपके सामने एक यंग माइंड को लेकर आए जो कि एक फ्रेश आइडियाज़ के साथ आए हैं। अम्बा जी, आप जुड़ी समाचार प्लस के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि झारखंड अब तक जो हुआ वो हुआ, आगे विकास के पथ पर अग्रसर होगा और वैसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा जिन्हें आज तक नहीं मिला। आप बिल्कुल ठीक समझे, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। नमस्कार।